सो हे एवरीवन, दिस मनीष एंड वेलकम टू मनीष वेब टेक। आज हम बेसिकली देखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ लाइव सेशन, ये हम सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स को जो है बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है हमें। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट देखने वाले हैं, इसके बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं ना जो कि सिर्फ देखने वाले हैं। अगर आपको मतलब ऑलरेडी चीज़ें पता है ना, जैसे कि कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने अगर थोड़ा बहुत भी किया हुआ है, ठीक है, तो आपको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। बाय द वे, इसका देखते हैं कि होता क्या है। बेसिकली व्हाट इज़ जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको यूज़ करके हम वेबसाइट में ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। हालांकि और भी कई सारी जगह हैं जिसमें यूज़ किया जाता है, लेकिन मेजरली हम इसे यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट डेवलपमेंट में। यह फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में काम आती है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो इसका सेटअप की अगर हमें जावास्क्रिप्ट रन करना है कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल आप अपने ब्राउज़र में कर सकते हो। इसको कंपाइल करने के लिए ना, या फिर इसको बोल सकते हो कि रन करने के लिए, कंपाइल के बाद में जो रनिंग वगैरह होती है वो आपके वेबसाइट ब्राउज़र में हो जाएंगी। ठीक है, अगर जैसे मेरे पास में क्रोम है, पीछे देख ही रहे होगे ना, क्रोम है, तो क्रोम में मेरा जावास्क्रिप्ट रन आराम से कर जाएगा किसी भी पेज में। कैसे कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर सपोज मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करा, राइट, इंस्पेक्ट करने के बाद में मुझे क्या करना है, ये कंसोल वाले ऑप्शन पे आना है। जैसे मैं कंसोल वाले ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पर मैं अपने जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। जैसे कि जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक्स अगर मैं टर्म्स बोलूँ, जैसे डॉक्यूमेंट्स अगर लिखूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखूँ ऐसा करके, दिस इज अ सिंटैक्स। बेसिकली मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू। ठीक है, तो इसको लिखने का मतलब क्या है, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है यहाँ पे वर्क नहीं करेगा ऐसा बोल रहा है ट्रस्ट HTML। चलो मैं एक यूट्यूब में ओपन करता हूँ। ठीक है, और एक यूट्यूब पेज में जा करके, क्योंकि दिस इज नॉट अ पेज है ना, जो भी हमने ओपन कर रखा था दैट वाज नॉट अ पेज ऑफ अ पर्टिकुलर वेबसाइट जिसमें कि URL नहीं थे, तो हम एक URL वाले में ओपन करेंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम जाके क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो हाउ आर यू। जैसे मैं लिखूंगा ये क्या करेगा, हर एक चीज़ को रिमूव करके सीधा मेरे को प्रिंट करके देगा हेलो हाउ आर यू। राइट, इसका सीधा मतलब क्या है कि देखो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये है आपका आउटपुट। इस तरीके से आप आउटपुट दे सकते हो, कंसोल पे शो करा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या मेथड्स होते हैं आउटपुट देने के, कई सारे होते हैं, जैसे कंसोल लॉग। ठीक है, कंसोल लॉग का क्या मतलब है, आप कहीं पर भी लिखोगे ना, चलो पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। कंसोल लॉग अगर आप लिखते हो तो जो अभी आप कंसोल देख रहे हो ना, ये ब्राउज़र में कंसोल जो दिख रहा है, इसी के अंदर आपका जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे इसके अंदर में, हेलो हाउ आर यू बडी, ओके, और ऐसा मैं लिख देता हूँ। तो ये क्या करेगा, इसी स्क्रीन पे, इस ब्लैक स्क्रीन पे, मतलब इंस्पेक्ट में जाने के बाद जब आप कंसोल में आते हो तो इसी स्क्रीन पे चीज़ों को पेस्ट करता है या फिर चीज़ों को दिखाएगा। ठीक है, कंसोल का मतलब ये होता है। तो ये दो तरीके मेजरली होते हैं। अब अगर जावास्क्रिप्ट ओवरव्यू का बात करें तो देखो बहुत ज़्यादा भी इसमें कुछ नहीं होता है ना, मतलब ऑब्वियसली वैसा नहीं बोल रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको PHP देखना है ना, तो PHP के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जावास्क्रिप्ट को देखोगे तो आपको अगर अभी फ़िलहाल करंट बेसिस पे अगर बेसिक लेकर के चलते हो तो इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, जैसे कि इसमें सबसे पहले आपका सिंटेक्स देखना पड़ता है। ठीक है, जो भी कि हम अभी देखेंगे, वेरिएबल्स एंड फंडामेंटल्स। ठीक है, जो फंडामेंटल्स होते हैं, केसेस होते हैं, केसेस मतलब कि इफ़ केस हो गए, स्विच केसेस हो गए, ये सब सारे केसेस हो जाते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत हम स्ट्रिंग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद डॉम देखेंगे, और डॉम के बाद में हम थोड़े सारे प्रैक्टिकल्स भी करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो वो आप लोगों को अभी जैसे चलते रहेगा ना वैसे वैसे पता लगता रहेगा, है ना। इसमें ना फंक्शंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फंक्शंस वगैरह आपको काफ़ी सारे मिलेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे आगे चल करके देखेंगे। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि सिंटेक्स होता क्या है। सिंटेक्स तो समझ में आया, आउटपुट के लिए कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी हम कई सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका मैं ले लूँ, जहाँ तक मुझे पता है प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट ले लूँ, इसके अंदर लिख दूँ कि हाय, जैसे इसको एग्जीक्यूट करूँगा देखो क्या हो रहा है, प्रॉम्प्ट के अंदर हाई लिख करके आ रहा है, नीचे में एक स्पेस दे रहा है मेरे को। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा तो वो फर्दर वर्क करेगा जो भी प्रॉम्प्ट में हमने लिख रखा है। तो इनपुट लेने का भी काम जावास्क्रिप्ट से हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनपुट ले सकते हैं, और भी कई तरीके हैं इनपुट लेने के। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम सेटअप करते हैं कि हमें एक ऐसा पेज बनाना है जिसमें कि हम अपना जावास्क्रिप्ट लिख सकें, और उसके बाद में इस स्क्रीन पे हम उस जावास्क्रिप्ट के
जो भी कोड रन हो रहे हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स में और वहाँ पे एक पेज बनाएंगे हम। ओके, डॉक्यूमेंट्स में अपना पेज बनाएंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लूँगा किसमें, VS कोड में। हालांकि एक्सटेंशंस ऐसी भी होती हैं कि मतलब आप देख सकते हो अपने VS कोड में ही, है ना, कि जावास्क्रिप्ट जो रन कर रहा है उसका क्या आउटपुट आएगा, राइट। लेकिन हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेसिस पे देखेंगे, डोम को इंक्लूड करके देखेंगे। ओके, सबसे पहला गाइस, इसको तो मैं क्लोज करूँगा। इसमें index.html बनाएंगे अपन। सोच रहे होगे कि index.html क्यों सर, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट आप HTML के अंदर में भी लिख सकते हो या फिर बाहर से, जैसे एक्सटर्नल हमने यूज़ करा था ना CSS का और लिंक करा दिया था, वैसे ही यूज़ कर सकते हो। सिंपल मैं कोड लिखता हूँ, कोड लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा टाइटल में जावास्क्रिप्ट। ऐसा नेसेसरी नहीं है, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। इसके अंदर मुझे अगर जावास्क्रिप्ट के कोड लिखने हैं, ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ H1 वेलकम लिख दिया मैंने, और इसको मैं रन करा करके देखता हूँ कि वेदर इट इज़ लाइक वर्किंग और नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो। ओके, यहाँ चलेंगे, पेस्ट करा मैंने, एंटर। ये कंसोल हम ओपन रखने देंगे, है ना। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ओके वेलकम यहाँ पे आ रहा है प्रॉपरली। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कोड लिखने हैं। तो अगर इन पेज अगर लिख रहे हो, उसी पेज पे, सेम पेज पे अगर लिख रहे हो, तो हमें एक स्क्रिप्ट का, हमें क्या करना होगा, स्क्रिप्ट टैग देना पड़ता है, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर में हम चीज़ें लिखते हैं। स्क्रिप्ट टैग गलत है क्या, ओके, कुछ इस तरीके से इसके अंदर हम अपना प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। अब इसमें देखो, जैसे कि हर प्रोग्राम में होता है ना, कि प्रोग्राम में क्या होता है, वेरिएबल्स बनते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स का मतलब है कि जैसे कोई एक बॉक्स टाइप का बना दिया, उस बॉक्स को हमने नाम दे दिया A, है ना, चलो वेरिएबल A, और उसके अंदर हम कुछ रख सकते हैं मतलब जो 5 रख दिया हमने, वैसे ही हम दूसरे वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। लाइक सेम इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा मैं, ठीक है, और A की जगह मैंने B रख दिया, B को भी मैंने 5 वैल्यू दिए हुए हैं। अब मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ, क्या प्रिंट करा सकता हूँ, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या प्रिंट करा सकता हूँ, A+B, सपोज A+B मैंने ऐसे दिया। तो ये मेरा जावास्क्रिप्ट का सिंपल कोड हो गया कि मैं क्या करा सकता हूँ, A को और B को प्लस करके एक साथ में इसको दिखा सकता हूँ। ना यहाँ पे ऑपरेशन है, ये दिस इज योर ऑपरेशन, काइंड ऑफ, नॉट काइंड ऑफ, इट इज़ एन ऑपरेशन, ठीक है, कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है, जिसमें कि हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, इस टाइप से चीज़ें होती हैं। दोनों मैंने नंबर रख रखा है, तो ये क्या करेगा, 5 + 5 10 मेरे को आउटपुट देगा। देखते हैं देता है या नहीं देता है। देखो यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि एक को मैं स्ट्रिंग रख दूँ, सपोज इसको मैंने स्ट्रिंग में रख दिया, ठीक है, ये तो नंबर में है, ये स्ट्रिंग में है, तो क्या होगा, तो 55 प्रिंट होगा, ठीक है, तो 55 प्रिंट होगा। लेकिन क्योंकि देखो लॉजिक समझता है सामने वाला, ठीक है, लॉजिक सामने वाला समझता है, क्यों समझता है। अभी देखो सपोज मैंने इसको डबल कॉट में ना रख के इसको डबल कॉट में रख दिया, तो क्या होगा, तो भी 55 प्रिंट होगा, ठीक है। अभी दोनों को मैंने डबल कॉट पे रख दिया, तो भी 55 प्रिंट होगा। ले दे करके का मतलब क्या है कि भले मैंने वैर लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये उसी इनपुट को लेगा जिस टाइप का इनपुट हमने रख रखा है। अगर मैंने नंबर को एज एन इनपुट नहीं रखा तो वो एज एन स्ट्रिंग ही लेगा, अगर स्ट्रिंग में रखा है तो स्ट्रिंग लेगा, नंबर में लगा नंबर लेगा, और अगर बोलियन में रखूंगा तो बोलियन लेगा, ये उस पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ वैर लिखना है और दर उसके बाद में एक वेरिएबल का नाम लिख देना है। मेक श्योर करना कि नाम जो है वो रिपीट ना करे, क्योंकि अगर मैं रिपीट करता हूँ तो वो ओवरलैप करेगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है, सपोज 5 को मैं एज एन वैल्यू देता हूँ, ठीक है, एज एन वैल्यू देता हूँ, और उसके बाद लिखता हूँ कि A = 10, तो ये ओवरलैप कर जाएगा। लाइक 5 पहले था, अभी हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे अब फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ये 10 को पकड़ेगा, ये 5 को पकड़ेगा, 10 5 15 आ रहा है, 15, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है ये। बेसिक हम जो प्रोग्रामिंग है वो यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक प्रोग्रामिंग है, प्लस करना है, माइनस करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ कर सकते हैं। जितना भी हमने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले जैसे C अगर पढ़े हो, C++ पढ़े हो, उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जस्ट मैं सिंटैक्स बता रहा हूँ एक बार आपको, ठीक है। ओके, इसके बाद में और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि इफ़ एल्स का है। इफ़ एल्स को भी हम एकदम सिमिलर लिख सकते हैं। सपोज अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया A, ठीक है,
ए को मैंने वैल्यू दे दिया 1, लेट्स टेक एन एग्जांपल, और इफ़ के अंदर मैं लिख रहा हूँ इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1, आप क्या करो, आप प्रिंट करा दो। अब मैं प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट से नहीं करूँगा, अब कंसोल डॉट लॉग से करूँगा। कंसोल डॉट लॉग का बहुत फ़ायदा है, ठीक है। इसके अंदर मैं प्रिंट करता हूँ कि इट्स 1, ठीक है, इट्स 1 मतलब कि ए इज़ 1 एक्चुअली। ओके, मैं यहाँ पर चलता हूँ, ये रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखो इट्स 1 यहाँ पे आ रहा है। ये ना टेस्टिंग मोड में हम बहुत बारी कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर सपोज किसी चीज़ को हमें टेस्ट करना है, हम नहीं चाहते कि उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पेज पे पड़े, हमें सिर्फ टेस्ट करना है, तो हम कंसोल में ला करके देख सकते हैं कि कंसोल में एक्चुअली में उसका क्या आउटपुट आ रहा है, काइंड ऑफ, ठीक है, क्या आउटपुट आ रहा है। वैसे ही अगर हमें सपोज एल्स वगैरह का यूज़ करना है, एल्स का भी सिंपल यूज़ हो जाएगा, एल्स है ना, 1 अगर नहीं है तो एल्स में हम क्या डालेंगे, एल्स में हम अगेन कंसोल कॉपी करते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग को, यहाँ पे हम बोलेंगे कि इट्स नॉट 1, इट्स नॉट 1। तो देखो जितने बार हम पेज रिफ्रेश करेंगे इट्स 1 इट्स 1 इट्स 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दिया, 0 कर दिया इसको, या फिर 9 कर दिया सपोज, ठीक है, तो क्या होगा, इट्स नॉट 1 आएगा, ठीक है। तो इफ़ एल्स का भी हम सिमिलर उसमें डाल सकते हैं। देयर आफ्टर इसमें भी स्विच केसेस, इसमें भी सभी चीज़ें वो होती हैं, है ना, स्विच केसेस वगैरह हो गए हैं, ये सब सारी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट होंगी। अगर इसका थोड़ा सा एग्जांपल देखना है ना, तो एक बार हम W3 स्कूल से जा करके देख सकते हैं। जैसे देखो जावा स्क्रिप्ट अगर मैं लिखूंगा, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मैं वो नहीं करूँगा यार कि मैं ही बता रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा, हम अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग में जितने पॉसिबिलिटीज़ हैं हम चीज़ों को देखेंगे। देखो यहाँ पे, ठीक है, सिंटेक्स क्या होते हैं, आउटपुट क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। मुझे बताने का मुझे नहीं लगता ये ज़रूरत होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों का थोड़ा सा रिसर्च करते हो तो खुद से भी एक बार खाली आँख फेर लोगे ना तो पता चल जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने बताया, कंसोल डॉट लॉग मैंने बताया, देखो विंडोज़ अलर्ट भी होती हैं, इनर HTML भी होती हैं, लेकिन इसको वर्क कैसे कराना है वो अभी हम थोड़ा सा देखेंगे, है ना। उसके बाद में आपके सिंटेक्स, कमेंट कैसे करते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनती है, कमेंट देखो कैसे किया जाता है, डबल क्वॉट से कमेंट किया जाता है, ठीक है। इसके और भी तरीके हैं, डबल क्वॉट जहाँ लगाओगे उसके बाद से ही कमेंट स्टार्ट करेगा, उससे पहले से स्टार्ट नहीं करता है, राइट। ये आपके मल्टीपल कमेंट के लिए होती हैं, है ना, मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए होती हैं। देयर आफ्टर एक लाइन को पूरा कमेंट करोगे तो पूरा कमेंट हो जाएगा, ठीक है, ये मल्टी लाइनर कमेंट, ठीक है। तो ये तो कमेंट के लिए हो गए। वेरिएबल के लिए क्या होगा, एकदम क्विकली देख रहे हैं ना, ज़्यादा वो नहीं करना है अपने को। देखो जब आप कांस्टेंट इसके लिए आओगे ना, वेरिएबल के लिए आपको 3 वेरिएबल मिलेंगे, जो कि होंगे वैर, जो कि हमने अभी तुरंत यूज़ करा, लेट है, कॉन्स्ट है, ठीक है। अब कॉन्स्ट का तो दिख ही रहा है कि भाई कांस्टेंट है, मतलब कि अगर कॉन्स्ट लिख करके ए का वैल्यू अगर 5 दे दिया मैंने, तो फिर आगे फर्दर उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर चेंज हुआ था ना, यहाँ पर जो हमने करा था, देखो मैं थोड़ा सा रिवर्स लेकर के जा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ए का वैल्यू चेंज कर दिया था, ए का वैल्यू 5 था, इसको मैंने 10 कर दिया था, तो 15 यहाँ पे दिखाया था। अगर मैं वैर की जगह कॉन्स्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये एरर दे देगा मेरे को। कैसे देगा देखना, दे दिया एरर, क्या बोल रहे हैं, अनकॉट टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब कि आप असाइनमेंट कहाँ पे कर रहे हो, कांस्टेंट वेरिएबल पे असाइनमेंट कर रहे हो, है ना। वैल्यू जो आप दोबारा असाइन कर रहे हो ना, कौन सा वेरिएबल, ये वाला वैल्यू जो आप असाइन कर रहे हो, ये कांस्टेंट वेरिएबल पे असाइन कर रहे हो, तो दिस इज एन एरर, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट। अब जो मेजर जो आपके डिफरेंस होते हैं वैर और लेट में, वो क्या होते हैं वो हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे ना, लेट का जो होता है ना, लेट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो बाहर नहीं आता कांस्टेंट से। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दे करके बताना चाहूँ, सपोज मैंने वैर का यहाँ पर एग्जांपल लिया a इक्वल टू 1, ठीक है, मैंने एक ब्रैकेट बनाया है यहाँ पे, देखना समझना इस चीज़ को। अंदर गया, यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैं फिर से बाहर आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि भाई मेरे को बताओ कि इसका वैल्यू अब क्या है, तो मैं क्या बोलूँगा, कंसोल, मुझे जानना है ना वैल्यू क्या है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं a को प्रिंट आउट करने का कोशिश करूँगा। पहले क्या था, a 1 था, उसके बाद एक ब्रैकेट के अंदर में मैंने क्या करा, a को 2 करा। अब मैं फिर से बाहर आने के बाद मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ कि अब मुझे सिर्फ देखना है कि a का वैल्यू अब क्या है। a का वैल्यू 2 है, मतलब कि a का वैल्यू चेंज हो चुका, ठीक है। वैसे ही अगर वैर की जगह अगर मैं लेट लिखूं तो क्या होगा, लेट लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो सोचोगे कि सर ये तो सिमिलर हो गया,
ठीक है, ये तो सिमिलर हो गया। ये आप कैसे मतलब कि बोल रहे हो कि यार इसमें लेट मैंने लिखा तो भी ए का वैल्यू 1 था, ये 2 हुआ, फिर उसके बाद में तो देखो ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि मैं यहाँ पे लेट लिख रहा हूँ सपोज, ठीक है, मैं यहाँ पे भी लेट लिख रहा हूँ, एक बार चेक करते हैं सिर्फ। 1 हुआ, क्यों 1 हुआ? लेट में जब ए लिया था हमने यहाँ पे 1 है ना, और लेट में a इज इक्वल टू 2, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई, ठीक है। अंदर में मैं जो भी डिफाइन करूँ लेट में, अंदर में मैं जो भी डिफाइन करूँ लेट में, वो अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आता है। जैसे कि इसी की जगह पे अब वैर एक बार दे करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट चलना चाहिए है ना, दोनों जगह पे मैं वैर दे करके देखता हूँ क्या होता है। वैर में 2 आ रहा है, डिफरेंस यहीं पे है, ठीक है। अगर मैं वैर में बाहर में डिफाइन करूँ सेम वेरिएबल को, सेम वेरिएबल ए दोनों जगह पे है, ठीक है, तो ये डिफर नहीं कर रहा है भाई। वैर जो है वो समझ रहा है कि बाहर में भी हमारा वैर ए था, इसका वैल्यू 1 था, अंदर में वैर ए है, उसका वैल्यू 2 है, और इसको परमानेंटली चेंज कर रहा है। लेकिन उसी के जगह पे अगर मैं लेट लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लेट लगाता हूँ सपोज, तो पता है सीन क्या होगा? ये लेट ए इज इक्वल टू 1 जो है ये ब्रैकेट के बाहर है, ये वाले ब्रैकेट के बाहर है, तो बाहर में ही ये अपना अप्लीकेबल कर रहा है कि ए इज इक्वल टू 10। लेकिन वही कंसोल अगर मैं इसके अंदर लगाऊँ ना, इसके अंदर लगाऊं और यहाँ पर पूछूं कि ए जो है वो क्या है, यहाँ पर एक कमेंट में लिख देता हूँ छोटा सा कि इनसाइड ब्रैकेट, ठीक है। इनसाइड ब्रैकेट लिखने के बाद में मैं कुछ इस टाइप से दे देता हूँ, ठीक है। ओके, इनसाइड ब्रैकेट मेंशन होना चाहिए था, इनसाइड ब्रैकेट ए। इनसाइड ब्रैकेट लिखने के बाद में कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या बताएगा मेरे को? इनसाइड ब्रैकेट में ए क्या है, और ये आउटसाइड ब्रैकेट में कर देता हूँ इसको। चलो इसको लिख देता हूँ कि आउटसाइड ब्रैकेट, और हमने किसका यूज करा है? लेट का यूज करा है, ध्यान रखना, आउटसाइड ब्रैकेट, ठीक है। देखो इनसाइड में कितना था? 2 था, आउटसाइड में आया तो फिर से 1 हो गया। इसका सीधा मतलब क्या है कि लेट जो है ना, लेट अपने ब्रैकेट के अंदर में अगर हमने यूज़ करा है तो वो बाहर आने के बाद में अपना वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ से लेट हटा दूँ, मैं यहाँ से लेट हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये बाहर वाला ना, देखना क्या होगा, ये बाहर वाला आएगा ही नहीं, वो बोलेगा अनडिफाइंड। भाई आपने ए बताया ही नहीं मेरे को, इनसाइड में प्रॉपर वैल्यू दे रहा है 2, लेकिन आउटसाइड में वैल्यू नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा आपने तो बताया ही नहीं। लेट जो है वो सिर्फ अपने ब्रैकेट के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो लेट का एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है, या फिर एडवांटेज भी बोल सकते हो, कि वो जो है ना एक ब्रैकेट में अगर आपने लगा दिया तो उसके बाहर में उसका जो भी वैल्यू हो वो ख़त्म हो जाता है, वो रहता नहीं है। लेकिन इसी के जगह लेट की जगह अगर मैंने वैर लगा दिया तो क्या होगा? ये वैर जो है यूनिवर्सल काइंड ऑफ बोल सकते हो कि पूरे में काम कर जाता है ये। अगर मैंने वैर लगा दिया तो देखो ये प्रॉपर वैल्यू थ्रो करेगा कि अंदर भी बाहर भी कोई इशू नहीं है। तो ये डिफरेंस होती है आपकी वैर एंड लेट में, ठीक है। और कांस्टेंट का तो सबको पता है कि कांस्टेंट बहुत वो होता है, प्रॉपर होता है भाई, एक बार उसमें वैल्यू असाइन कर दिया तो खत्म है मामला, है ना, उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो वैसे यहाँ पे नंबर मैंने बताया था, है ना, कि प्लस ऑपरेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें से हम ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कम ही देखेंगे, कम इन सेंस की उतना देखेंगे जितना हमें ज़रूरत होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ओके, ऑपरेशंस देखते हैं, ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। ऑब्वियसली ये देखो बड़ा अच्छे तरीके से बताया हुआ है इसमें ना, कि किसमें, w3schools.com में। सो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, अगर आप लोग प्रेफर करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। लाइक एक्स वाई, तो इसमें से प्लस है, और ये जो इक्वल टू साइन है ये क्या है आपका? ये बेसिकली ऑपरेशन, एडिशनल ऑपरेशन होता है, और ये इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेशन, दिया हुआ है भी यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस होते हैं, प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड, मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का दिया हुआ है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सारी चीज़ें हमारी ऑपरेशंस में आती हैं, राइट। देखो ये कितने टाइप के होते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेशन होते हैं, और उसके बाद में आपके लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। ओके, तो इसमें कई सारे ऑपरेशंस हमें मिल जाएंगे, बेसिकली कहने का मतलब है, ठीक है। और भी आप देख सकते हो यार, कोई इशू नहीं है। देखो एक्सपोनेंशियल अगर लगाना है, मतलब पावर है ना, कई बार होती है ना कि मल्टीप्लाई तो चलो ठीक है, 2 × 2 तो समझ में आ रहा है, 2 × 5 भी समझ में आ रहा है कि 10 होगा, ठीक है। लेकिन 2 पावर 32 अगर देना है, या फिर 2 पावर 10 देना है, तो पावर के लिए ये लगाना पड़ता है। जैसे हमने प्लस लगाया ना, x + y, वैसे ही x एंड देन
मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई साइन अगर 2 बार लगा दोगे तो एक्सपोनेंशियल में सेकेंड वैल्यू चला जाता है, ठीक है। ये आपका मॉड्यूल्स होता है, रिमाइंडर देने के लिए होता है। जैसे कि 2 डिवाइड बाई 5 अगर हमने लिखा, सॉरी 5 डिवाइड बाई 2 लिखा, क्या लिखा 5 डिवाइड बाई 2, ये मॉड्यूल 2, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि 2 को डिवाइड करेगा 5 से, मतलब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, बचा कितना 1। तो जो भी रिमाइंडर होता है ना वो ये देता है मॉड्यूल। बड़ा सिंपल है, ठीक है। अरे काफ़ी जगह पे यूज़ होता है यार, बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। प्लस प्लस होता है आपके वैल्यू बढ़ाने के लिए। सपोज अगर आपका a है, a इक्वल टू 2 है ना, और a को मैंने क्या करा, ऐसा कुछ लिख दिया ऐसा, तो ये a का वैल्यू क्या करेगा 3 कर देगा, ठीक है। इसी की जगह पे अगर a को मैंने माइनस माइनस लिख दिया तो यही 2 जो था ना उसको 1 कर देगा, ठीक है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोला जाता है इसे, बहुत सिंपल। ओके, इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कि कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ थोड़ा सा डोम के साइड में, ठीक है। थोड़ा सा एक बार देखेंगे डोम के साइड में। अच्छा, इफ़ एल्स फोर लूप वगैरह सारा सिमिलर होता है यार, सारा सिमिलर होता है। आप कहीं से भी आराम से पढ़ सकते हो इसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको फोर लूप वगैरह में। आपको मैं जो थोड़ा सा लॉजिकली बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ आपका डोम को लेकर के, जो कि इसमें थोड़ा सा अलग होता है। बाकी जगहों पे अगर आप देखोगे फोर लूप वगैरह कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे देखो फोर लूप कितना सिंपल है, लिटरली कितना सिंपल है। सिर्फ इसमें वही करना है, फोर लूप वही सिंटेक्स लगा हुआ है, ठीक है। पहले में आपका एक वेरिएबल लगा हुआ है, सेकंड में एक लगा हुआ है कंडीशन, उसके बाद अगेन तीसरे में भी कोई कंडीशन है। अच्छा, फोर लूप का पता है एक बड़े मज़ेदार चीज़ है, इसमें वर्किंग कैसे होता है। फोर लूप का ना कभी भी जो प्रोग्राम रन करता है वो कैसे करता है, फोर लूप के ऊपर में जितने भी कोड लिखे हुए हैं, मान लो कोड लिखे हुए है ना, तो वो रन करते आएगा। उसके बाद में क्या होता है कि ये पहला वाला जो है ना, पहला कंडीशन, ठीक है, पहला कंडीशन जो है वो सबसे पहले एक बार ही ये रन होता है, उसके बाद में रन नहीं होता है फोर लूप में। थ्रू आउट द फोर लूप ये रन नहीं होता है। ये रन करेगा, ठीक है, ये रन करेगा, उसके बाद आप सोच रहे हो कि ये रन करेगा, नहीं। सेकेंड वाला जब रन करता है ना, कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो वो सीधे नीचे जंप कर जाता है फोर लूप के अंदर। जब तक फोर लूप मतलब इसके अंदर में जितने भी लाइन ऑफ कोड दिए हुए होंगे, मान लो 5 लाइन ऑफ कोड दिए, 5 को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट करने के लिए, इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद यहाँ नहीं जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने क्या बोला कि ये वाला सिर्फ पहले टाइम पे होगा, ठीक है, ये वाला सिर्फ पहले टाइम पे होगा। एक बार ये एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद में नहीं होना है। उसके बाद में यहाँ आएगा, ये पूरे लाइन ऑफ कोड को करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर सेकेंड वाले में फिर लाइन ऑफ कोड, फिर यहाँ में, फिर इसके बाद यहीं पर सर्कल इसका चलेगा, ठीक है। ये सर्कल चलता है उसके बाद में, समझ रहे हो। तो ऐसे होता है, और ये तब तक ये सर्कल में रोटेट करते रहेगा जब तक ये कंडीशन जो है ना आपका बीच का वो फेल ना कर जाए, ठीक है। तो कभी भी अगर एक कंडीशन, ये क्योंकि इंटरव्यूज़ में भी कभी कभी पूछ देते हैं, कभी भी एक कंडीशन मान लो 5 आउटपुट दे रही है आपको, एक फोर लूप लगा हुआ है जिसमें कि जो अंदर टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो 5 आउटपुट दे रही हैं, तो वो कितने बार फोर लूप रन किया होगा ये पूछ देते हैं, ठीक है, कितने बार फोर लूप रन करा होगा। तो फोर लूप जो रन करा होगा वो 6 बार करा होगा। कंडीशन जो चेक करे होंगे 6 बार चेक करे होंगे। लूप जो चली होगी वो 6 बार चली होंगी। क्यों? 5 बार तो ट्रू में दिया, ठीक है, 5 बार चला तो 5 बार में तो ट्रू हुआ। ट्रू कौन सा कंडीशन हुआ? ये मिडल वाला कंडीशन ट्रू हुआ था, ठीक है। लेकिन छठे बार जब इसको ट्राई करा होगा तो छठे बार जो है इसने देखा होगा कि भाई फेल कर रहा है, तो फेल कर रहा है तो अंदर घुसने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो चेक हुई, जो फोर लूप एग्जीक्यूट हुई वो 6 बार हुई। कौन सी? 5 बार तो सही वाली और 1 बार गलत वाली, तो टोटल एग्जीक्यूशन कितना बार हुआ? 6 बार हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, कई बार पूछ देते रैंडम ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, ठीक है। ओके, इसमें और भी कई सारी चीज़ दे रखे हैं, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम सीधे अभी थोड़ा सा देखेंगे कि डोम क्या होता है इसमें, ठीक है। लाइक डोम इन जावास्क्रिप्ट, देखो बहुत सिंपल सा है। किसी भी एलिमेंट को अगर पकड़ना है ना तो उसके लिए हम डोम का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट। चीज़ों को पकड़ना है का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ देखो, अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा, H1 लिखा है सपोज, ठीक है, मैं एकदम यहीं पर एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने H1 लिखा है, मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ डॉम, जिसमें कि आएगा, किसी भी एलिमेंट को पकड़ सकते हो बेसिकली, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को पकड़ सकते हो। यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट इनर HTML, या फिर चलो एक काम करते हैं,
इसको एक क्लास देते हैं या फिर एक आईडी देते हैं, ठीक है, इसको एक आईडी देते हैं और उससे इसको पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे वो देखना। आईडी मैंने इसको दिया, आईडी देने के बाद में इसको मैं बोल देता हूँ क्या, चलो आईडी क्या है इसका, हेडर आईडी है। आईडी इसका क्या हो गया, हेडर हो गया। अब इसको पकड़ना कैसे, इस चीज़ को पूरे को पकड़ के इसमें चेंजेस कर सकते हैं। कैसे चेंजेस कर सकते हैं वो हम एकदम लाइव देखते हैं। चलो यहाँ पे ब्राउज़र में हमारे रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। डॉम का काम क्या है वो पहले थोड़ा सा एक बार देख लो, ठीक है। इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन इंटरफेस दैट ट्रीट्स द HTML और XML डॉक्यूमेंट एज अ ट्री स्ट्रक्चर वेयर ईच नोड इज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब कि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर में चीज़ों को ये करता है, ट्रीट करता है, ठीक है। और ये बेसिकली इसमें HTML और XML डॉक्यूमेंट को करता है ये चीज़, ठीक है। अगर इसको आप ओपन करके देखोगे ना, कई सारे ऐसे ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो मज़ा आ जाएगा देखने में, लेकिन ये सब सारी चीज़ें थ्योरेटिकली, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में जाने का कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है। देखो कैसे कैसे पकड़ सकते हैं ऑब्जेक्ट ना, कई सारे मेथड्स भी होते हैं इसके, ठीक है। मेथड्स हम अभी देखते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते थोड़ा सा, ओके। एलिमेंट में आएंगे, एलिमेंट में हमें दिख रहा है क्या कि हमारा आईडी जो है वो हेडर है। ये देखो आईडी हमने हेडर दे रखा है। अपन को क्या करना है कि आईडी के नेम से हमें इस पूरे एलिमेंट को पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे यहाँ देखो, मैं यहाँ, अगर हम यहाँ पे भी कर सकते थे ना, हम अपने VS कोड में भी कर सकते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इस प्लेस पे इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि साइड बाय साइड आपको दिखता रहे, ओके। मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये कोड याद रखना, ठीक है। मैंने क्या बोला, पूरे डॉक्यूमेंट में, कौन से डॉक्यूमेंट में, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने खोल रखा है, इस पूरे डॉक्यूमेंट में गेट एलिमेंट बाई आईडी, एलिमेंट को गेट करो, एलिमेंट को गेट करो किसके थ्रू, बाई आईडी। एकदम लेमन लैंग्वेज में समझना, पूरे डॉक्यूमेंट में ये प्रोसेस चलना चाहिए। क्या प्रोसेस भाई, कि मुझे एलिमेंट को गेट करना है, मतलब मुझे एलिमेंट चाहिए, बाई आईडी, मतलब किसके थ्रू, आईडी के थ्रू। आईडी क्या है, हेडर आईडी है। जैसे ही एंटर मारोगे देखो ये पूरा कमांड अपने हाथ में, देख रहे हो, ये पूरा कमांड। इसका मतलब समझते हो क्या होता है, इसका सीधा मतलब ये होता है कि किसी एक वेरिएबल में अगर मैं इसको डाल दूँ ना, इस कोड को, तो उस वेरिएबल के अंदर पूरा HTML का जो भी हमने कोड लिख रखा है वो सारे उस वेरिएबल के अंदर चले जाएंगे जावास्क्रिप्ट में। मतलब कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेर a इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, सॉरी गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उसको लिखने के बाद में मैं हेडर लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा अनडिफाइंड बोल रहा है यहाँ पे, शायद वर्क नहीं करेगा ये। बेसिकली ये मतलब होता है कि वो एक पूरे एलिमेंट को हम पूरा कैप्चर कर सकते हैं, मतलब कि इस पे ना हम जावास्क्रिप्ट से ही वर्क करा सकते हैं। अब इसके आगे और क्या क्या होगा, ये अगर मैंने इतना लिखा, ठीक है, अगर मैंने इतना लिखा, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्लीन करता हूँ यहाँ पे। अगर मैंने इतना लिखा और इसमें डॉट इनर HTML डाल दूं तो क्या होगा, डॉट इनर HTML डालने का मतलब है कि जो भी एलिमेंट मैंने पकड़ा है उसके अंदर क्या टेक्स्ट है वो मेरे को बताओ, ठीक है। अब इसको चेंजेस भी किया जा सकता है भाई साहब, चेंजेस भी किया जा सकता है। ये मेरे को बता रहा है देखो कि वेलकम लिखा हुआ है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ ना, इक्वल टू लेकर के ये जो वेलकम है, अब इक्वल टू क्या करता है, इक्वल टू क्या करता है कि राइट साइड में जो भी चीज़ें हैं उसको लेफ्ट साइड में असाइन कर देता है। तो लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में तो वो है जो इसके अंदर लिख रखा है, किसके अंदर, जिसका हेडर आईडी है ना, और उसके अंदर का टेक्स्ट। देखो हमने अभी इसको रन करा था ना, इसको रन करा तो क्या आया, वेलकम आया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर मैंने जो भी आया हुआ है, क्या आया हुआ है, वेलकम आया हुआ है, तो वेलकम को मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ किसके साथ में, कि हाउ आर यू के साथ में, ऐसा कुछ। तो ये क्या करेगा, ये हाउ आर यू को ना इसके अंदर में असाइन कर देगा। कैसे कर देगा, ऐसे कर देगा, ठीक है। इसका सीधा मतलब क्या है मालूम, इसका सीधा मतलब है कि एक क्लिक पे हम पूरे कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं वो दिखाता हूँ मैं। देखो अगर मैं एक क्लिक फंक्शन लगा दूँ, क्लिक फंक्शन भी देखना, इसमें भी सीखने वाला चीज़ है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे हेलो लिख रखा है, यहाँ पे क्या लिख रखा है, हेलो लिख रखा है, स्पेस भी दिया था, इस वजह से स्पेस आया था वहाँ पे। ओके मैं यहाँ पे एक बटन लगा दूँ,
देखना एक, है ना, BUTTON बटन, ठीक है। और इसमें मैं दे दूँ ऑन क्लिक, एक एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक, ठीक है। और इस ऑन क्लिक में हम एक कोई फंक्शन दे सकते हैं, मतलब कि जावा स्क्रिप्ट में ना फंक्शंस भी यूज़ होते हैं ऑब्वियसली, तो फंक्शन दे सकते हैं। फंक्शन क्या मैं फंक्शन दूंगा, मैं फंक्शन दूंगा क्लिक मी, ऐसा करके कुछ फंक्शन दे दिया मैंने। ये डिफाइंड नहीं है, ये मैंने अपने से लिखा है, क्लिक मी मैंने खुद से लिखा है। अब क्या होगा ना कि बटन के अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ कि क्लिक टू चेंज, ऐसा कुछ। अब इसका UI अगर देखेंगे तो क्या आएगा, क्लिक टू चेंज बस आएगा, लेकिन इसमें क्लिक करने से कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन जब जब क्लिक करूँगा ना मैं, तो देखो यहाँ पर राइट साइड में कुछ तो आ रहा है, एरर थ्रो कर रहा है। क्या बोल रहा है, क्लिक मी इज़ नॉट डिफाइंड। क्लिक मी तो मैंने खुद से नाम दे रखा है, क्लिक मी इज़ नॉट डिफाइंड बोल रहा है। इसका सीधा मतलब क्या है कि इस क्लिक मी को मैंने एज एन फंक्शन यहाँ पे रन कराना है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैं लिखूँगा फंक्शन अगर बनाना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से बनता है कि फंक्शन हमें लिखना पड़ता है, उसके बाद में क्लिक मी लिखना पड़ेगा और एक फंक्शन देना पड़ेगा। इसके बाद में अंदर में हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी इसमें हम क्लिक करेंगे, उस टाइम पे इस फंक्शन के अंदर जो जो हमने कोड लिख रखे होंगे, जो भी कोड लिख रखे होंगे, वो कोड काम करेगा। इसका सीधा मतलब ये है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस कंटेंट को चेंज करना है बार बार, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि इसको पहले तो पकड़ूंगा। पकड़ना कैसे है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID से मैं पकड़ा। कैसे पकड़ा, हेडर लेकर के पकड़ा, ठीक है। और इक्वल टू में मैंने लगा दिया क्या, कि कैसे हो, ट्रांसलेट इन हिंदी, कैसे हो, ठीक है। वेलकम को चलो मैंने पूछ लिया कि हाँ कैसे हो, जैसे लोग बोलते हैं ना वेलकम, तो मैं पूछूंगा कैसे हो, काइंड ऑफ, है ना। हाउ आर यू होता है ऐसा, कैसे हो का मतलब, लेकिन चलो अपन चिल के लिए बोलते हैं उसको, ठीक है। ओके, तो अब मैं इसको देखूंगा रिफ्रेश करके। अब मैं इसमें क्लिक करने वाला हूँ, क्लिक करते ही क्या होगा, अच्छा एक मेरे को एरर दे रहा है। इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ एलिमेंट को पकड़ा है ना, एलिमेंट के अंदर के ये टेक्स्ट को पकड़ना है। तो उसके लिए मुझे लिखना होगा डॉट इनर HTML, ठीक है, डॉट इनर HTML। इसका क्या मतलब होता है, ये तो तुमने एलिमेंट को पकड़ा है, ठीक है, लेकिन इसके इनर HTML को भी पकड़ना है। रिफ्रेश, क्लिक, कैसे हो, ठीक है। ऐसे ही हम चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे क्या करना है कि क्लिक पे मुझे 3-4 ऐसे ऑप्शन है जो मुझे प्रिंट कराने हैं। जैसे कैसे हो एक हो सकता है, ठीक है, देखो कैसे हो एक हो सकता है, दूसरा वेलकम होगा, ठीक है, तीसरा हाउ आर यू होगा। सपोज इस टाइप का कुछ है, ठीक है। यहाँ वेलकम ऑलरेडी लिख रखा है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि जैसे इनर HTML आ गया ना, इनर HTML आ गया मतलब ये किस चीज़ को कंटेन कर रहा है, ये पर्टिकुलर ये कंटेन करेगा वेलकम को, जो कि अभी प्रेजेंट में है, ये वेलकम प्रेजेंट में है। इसको मैं एक वेरिएबल में डाल दूंगा, वेरिएबल A में डाल दूंगा। अब मैं इसको चेक करूँगा इफ़, और ये कब कब चेक होगा, जब जब मैं क्लिक करूँगा तब तब चेक होगा, ठीक है। अगर A जो है वो इक्वल टू किसके है, वेलकम के है, ठीक है, इक्वल टू किसके है, वेलकम के है। तो क्या करना, कि A को ना असाइन कर देना किससे, कैसे हो से, ठीक है। एल्स इफ का क्या मतलब है, एल्स इफ A इक्वल टू कैसे हो, और नहीं तो अगर ये कैसे हो है, ठीक है, तो A को असाइन कर देना किससे, क्या लिखा था हमने, हाउ आर यू से, असाइन कर देना, ठीक है। एल्स इफ और एक बार लगाऊंगा मैं, एल्स इफ एक बार और लगाऊंगा मैं, ठीक है। एल्स इफ एक बार और लगाऊंगा मैं कि अगर, है ना, कि अगर A जो है वो हाउ आर यू है तो क्या, A अगर हाउ आर यू है, ठीक है, सॉरी, A अगर हाउ आर यू है तो क्या करना है, A को असाइन करना है वेलकम से, वही घूम फिर के वहीं आ गए, ठीक है। तो काइंड ऑफ लूप लगा दिया हमने इफ़ को यूज़ करके। क्लिक करेगा सामने वाला, है ना, तो वेलकम था, तो ये वेलकम टच करेगा, वेलकम को चेंज कर देगा किससे, कैसे हो से। दोबारा क्लिक करेगा, अब तो कैसे हो है, तो फिर वो यहाँ पे जाएगा कैसे हो। देर आफ्टर जैसे क्लिक रहेगा तो वो हाउ आर यू में कन्वर्ट कर देगा।
अगेन मैं क्लिक करता हूँ तो वो चेक करेगा कि अच्छा हाउ आर यू है, तो इसको वेलकम कर दो। फिर क्लिक करूँगा तो वो बोलेगा अच्छा वेलकम है, तो हाउ आर यू कर दो। तो काइंड ऑफ रोटेट होते रहेगा। एक बार चेक करते हैं वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। ठीक है, अच्छा ये तो हमने लास्ट में लगाया था, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। देखो फिलहाल वेलकम हो लिखा हुआ है ना, चेंज। अच्छा मैंने शायद इफ़ का वो गलत कर दिया। ओके ओके, कहीं पर मेरा गलत हो गया लग रहा है। क्या बात कर दिया, एलिफ होता है क्या गाइस? थोड़ा सिंटेक्स ना उल्टे पुल्टे होते हैं, ठीक है? तो इसका एल्सिफ वगैरह अगर ऐसा होता है तो देख लिया करना, सिंटेक्स में ही फंसोगे। अगर ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर इधर उधर है ना तो सिंटेक्स में ही फंसोगे, ठीक है? मैं थोड़ा सा हेल्प लेता हूँ, चलो। मेरे को एल्सिफ में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई एल्सिफ का मेरे को बता दो एक बारी। नहीं, एल्सिफ तो ऐसे ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंटेक्स तो मेरा ठीक है, तो सिंटेक्स सही था तो गलती क्यों हुआ फिर? एल्सिफ ओके। चलो एक काम करते हैं, इनर एचटीएमएल को ना थोड़ा सा रिमूव करके देखते हैं, ठीक है? रिमूव करके मतलब ऐसा नहीं कि रिमूव ही कर देना है, मैं बोलूँगा कि a.inner.html इस टाइप से, ठीक है? थोड़ा इस टाइप से करना है, हमें हर जगह पे इनर एचटीएमएल को लगा के देखते हैं क्या आता है। हो सकता है ये प्रॉब्लम कर रहा हो, है ना? ओके, ये हमने करा। चेंज कैसे हो, ठीक है? चेंज हाउ आर यू, चेंज वेलकम, अगेन वेलकम आ गया। फिर से कैसे हो, हाउ आर यू, हेलो, ठीक है? देखो जितने बार हम करेंगे उतने बार होगा। अब इससे ना पता है हम स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कि एट्रीब्यूट मतलब CSS में भी चेंज कर सकते हैं। ये तो हमने HTML में चेंज किया, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हमने किस में चेंज करा, HTML में चेंज करा। इसके थ्रू हम एट्रीब्यूट भी पकड़ सकते हैं, मालूम? JS डॉम के थ्रू ना, डॉम के थ्रू कैच कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स को। और इसका सिंपल मेथड क्या है, गेट एट्रीब्यूट। अगेन सिंपल फंक्शन होता है यार, ठीक है? गेट एट्रीब्यूट। और इसका अगर सिंटेक्स देखना, देखो मैं कहाँ से पढ़ता हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, मैं यूट्यूब में नहीं जाता या फिर कुछ इस टाइप का ना। यूट्यूब में देखो नॉलेज लेने के लिए, मतलब एक इंट्रोडक्शन लेने के लिए आप जाओ, अच्छी बात है ना? लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ अगर करना है ना तो आप गूगल को इस तरीके से प्रीफर कर सकते हो, ठीक है? ये दिस कुड बी वन ऑफ द लाइक बहुत अच्छा तरीका ये भी है। यूट्यूब में जाना इज़ नॉट बैड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? लेकिन हाँ इस तरीके से भी आप कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है? गेट एट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब कि एट्रीब्यूट पकड़ सकते हो। अभी तक हमने क्या पकड़ रहे थे, एलिमेंट पकड़ रहे थे। व्हाट इज एलिमेंट? एक टैग जहाँ से स्टार्ट हुआ और एक टैग जहाँ तक एंड हुआ, वो पूरा एरिया को बोलते हैं एक एलिमेंट, ठीक है? उस पूरे एरिया को क्या बोलेंगे, एक एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है? ऐसे ही हम एट्रीब्यूट पकड़ सकते हैं, मतलब कि हम पूरा एलिमेंट नहीं पकड़ेंगे, एलिमेंट पकड़ने के बाद में उसके एट्रीब्यूट्स को पकड़ेंगे। लाइक क्लास एट्रीब्यूट्स अब हमें चेंज करना है ना? डॉम के थ्रू हमें चेंज करना है क्लास को, एट्रीब्यूट को। तो इसके लिए हमें एक वो होना चाहिए कि भाई हम कैसे डॉम के थ्रू जो है ना क्लास नेम को चेंज कर दें, या फिर कुछ इस टाइप से होते हैं, स्टाइल को ही पकड़ लें, ठीक है? स्टाइल को भी पकड़ने का होता है, डोम के थ्रू जो है हम स्टाइल को भी हम चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे चेंज CSS देख रहे हो, गेट एलिमेंट बाय आईडी कर दिया, स्टाइल लिखा, प्रॉपर्टी लिखा, खत्म है मामला। अब अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता दे रहा हूँ, एक बार देखो, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ तो हमने करा, इतना क्लियर होगा, है ना? मैं आगे थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। जावा स्क्रिप्ट के थ्रू डॉम का यूज़ करके हमने HTML के पूरे एलिमेंट को पकड़ा, एलिमेंट पकड़ने के बाद में उसके अंदर घुसे, ठीक है? उसके अंदर घुसे और इसके HTML को चेंज कर दिया। इतना कुव्वत था जावास्क्रिप्ट में। अब देखते हैं कि क्या इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकता है क्या, ठीक है? जैसे कि ये वैर तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा, इसको ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है? मैं क्या करता हूँ कि ये इनर HTML ना लिख करके मैं स्टाइल लिखता हूँ। स्टाइल का मतलब क्या, मुझे क्या करना है अब चेंज, मुझे इसका इनर HTML चेंज नहीं करना, मुझे इसके स्टाइल में चेंजेस करनी है, ठीक है? मैं क्या लिखूँगा, स्टाइल। अगर ये अच्छा इसका इनर HTML अगर ये है तो नहीं, एक बार ना मैं आप लोगों को पहले कलरिंग बता देता हूँ कि कलरिंग कैसे पकड़ा जाता है, ठीक है? जैसे कि
ये तो मैंने एलिमेंट पकड़ रखा है, ए के अंदर में पूरे पूरे एलिमेंट हैं, ठीक है। इसका स्टाइल देखना है मेरे को। इसका स्टाइल अगर देखना है आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर जा सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो डॉक्यूमेंट, अच्छा इसमें लिख रखा था मैंने, देखो इसका अगर आपको स्टाइल पकड़ना है, डॉट स्टाइल खाली लिखोगे ना, देखो कैसे स्टार्ट हो जाएंगे पूरे। अगर आप सोच रहे होगे कि डॉट स्टाइल के बाद में जो प्रॉपर्टी है कैसे लिखे जाएँ, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ तक तो इसने एलिमेंट को पकड़ रखा है, ठीक है, एलिमेंट पकड़ रखा है, ठीक है। स्टाइल के बाद में कलर लिख रखा है, तो एक कलर ब्लू जब कर रहा है तो उसका टेक्स्ट का कलर ब्लू हो रहा है। तो हम कैसे जानेंगे, चलो स्टाइल तो अपने जगह पे फिक्स है, ये भी अपने जगह पे फिक्स है ना, जो आप एक बार यूज़ कर रहे हो बार बार यूज़ होगा, लेकिन कलर के लिए प्रॉपर्टी अलग चेंज होगा। बैकग्राउंड कलर के लिए क्या लिखना है फिर, ठीक है, उसके फॉन्ट के फैमिली अगर चेंज करना है तो उसके लिए क्या लिखना है। तो यहाँ पे डायनेमिक होता है थोड़ा सा, तो इसको चेंजेस होते हैं, तो इसको कैसे पकड़ना है वो मैं बताता हूँ। स्टाइल अगर मैंने लिख दिया ना और हिट एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्या करा, डॉक्यूमेंट पकड़ा, डॉक्यूमेंट के बाद में स्टाइल सिर्फ लिख दिया, डॉट प्रॉपर्टी नहीं दी। तो मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये जो हेडर वाला है ना, इसका पूरा स्टाइल मेरे को दो। तो इसको मैं जैसे ही एक्सपेंड करूँगा, ये देखो आ गया पूरा एनिमेशन क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या लग रखे हैं सारी चीज़ें बताई गई है। देखो लेफ्ट में क्या है, मार्जिन दिया है नहीं दिया है ना, मार्जिन तक को पकड़ सकते हैं। और लिखना कैसे है, लिखना ऐसे है कि अगर दो वर्ड का अगर मेरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जैसे कि हमारा बैकग्राउंड कलर था, चलो मैं बैकग्राउंड कलर में जाता हूँ। स्टाइल में हमने पढ़ रखा था ना बैकग्राउंड कलर करके, बैकग्राउंड 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 बैकग्राउंड, ये आया, देखो बैकग्राउंड कलर था, तो बैकग्राउंड का बी कैपिटल नहीं है, पहला जो वर्ड होगा वो एकदम स्मॉल में होगा, सेकंड वर्ड जो शुरू होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है, पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर तीन है ना, तीन वर्ड हैं मिल करके बन रहे हैं, तो देखो CSS में अपन क्या करते थे, CSS में सिंपल करते थे, देखो यहाँ पे है ना, करके दिखाता हूँ मैं, स्क्रिप्ट सॉरी स्टाइल, ठीक है। इसमें अगर मुझे H1 को पकड़ना है, H1 को पकड़ा और उसके बाद बैकग्राउंड कलर लिखा है ना, और यहाँ पर रेड लिखूंगा, बस डिफरेंट इतना आ जाता है, डिफरेंस इतना आ जाता है कि जब इसमें हम करते हैं ना जावा स्क्रिप्ट में, तो उस टाइम पे ये जो है यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा चेंजेस करना, ये स्टाइल के अंदर नहीं होगा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये कॉलन हट जाएगा और ये जो सेकंड वर्ड है ये कैपिटल हो जाएगा, बस ये तुम्हारा बन गया प्रॉपर्टी। अब ये नाम का प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे एज एन यूज़ कर सकते हैं, एज एन सिंटेक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं देखते हैं। मैं क्या लिखूँगा, ये मैंने एलिमेंट पकड़ा हुआ है, एलिमेंट मैंने कहाँ डाला है, ए में डाला हुआ है। अब ए को मैं टेस्ट करता हूँ डॉट स्टाइल दे करके, ठीक है, कि डॉट इसका किसका, इस वाले का क्या कलर है, ठीक है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। और इसको मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा। अभी कुछ नहीं दिखाएगा हालांकि, क्योंकि कलर अभी लग नहीं रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट ही कलर है ना। यहाँ पे कंसोल में देखते हैं अपन, कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पे स्टाइल दूँ, ठीक है, और उस H1 को पकड़ूँ और H1 को पकड़ने के बाद उसमें कलर दे दूँ, कलर मतलब टेक्स्ट कलर दे दूँ रेड का, ठीक। अब देखो अब मैंने स्टाइल में चेंजेस कर रखे हैं, ठीक है, और इसको पूछ रहा हूँ कि कलर क्या है, तो अब देखते हैं ये देगा नहीं देगा। ओके कुछ तो प्रॉब्लम है, ओके कुछ तो प्रॉब्लम है। एक बार चलो इसमें एक बार पकड़ के देखते हैं अपन, स्टाइल देखते हैं इसके अंदर कलर आ रहा है नहीं आ रहा है, कहीं तो मिस्टेक करा होगा हमने। बी है, सी तक चलते हैं अपन, कलर 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 यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि वो H1 टैग में अप्लाई हुआ है। एक बार काम करते हैं इसको ना हेडर में अप्लाई करके देखते हैं, आईडी का यूज़ करते हैं, देखते हैं आता है नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे कलर 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 के ओके कलर यहाँ पे दे नहीं रहा है गेस, ओके कलर यहाँ पे नहीं दे रहा है। एक बार देखते हैं कि खुद से अप्लाई होता है या नहीं होता है। चलो CSS का तो नहीं पकड़ पा रहा है मेरे को जहाँ तक दिखा। स्टाइल डॉट कलर, ठीक है, स्टाइल डॉट कलर अगर मैं लिखूँ कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन वहीं पर स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू ग्रीन लिखूँ सरो, चलो लेकिन ब्लू लिखता हूँ मैं, है ना, थोड़ा सा लाइट कलर अच्छा दिखेगा, लेकिन वो ब्लू कर दिया, ठीक है, ब्लू इसने कर दिया, पकड़ नहीं पाया लेकिन उसने ब्लू जो है वो कर दिया, ठीक है। तो CSS जो है वो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, बट हाँ मतलब ऑब्वियसली CSS नहीं पकड़ पा रहे, लेकिन अपना CSS हम उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही बैकग्राउंड कलर के साथ में भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए हम क्या लिखते थे, बैकग्राउंड कलर लिखते थे BAC बैकग्राउंड
कलर, लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ है, सी जो है ना, सेकेंड लेटर सेकेंड वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है उसको कैपिटल रखना है हमें, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड मैं कर देता हूँ येलो। तो इस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं, मतलब एक क्लिक पे आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो। अब एक बात बताओ, ज़रूरी तो नहीं है ना कि इसको रेड येलो ऐसे ही लिखा जाए, हम हेक्सागन भी तो लगा सकते हैं, हेक्स कलर, देखो हेक्स कलर, ठीक है। ये देखो हेक्स कलर का कैसे होता है, ठीक है। तो RGBA जो दिया हुआ है, ठीक है, तो ये RGBA भी तो हम लगा ही सकते हैं ना। कैसे लगा सकते हैं वो मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे कलर लिखने के बाद रेड किया हमने, तो इसमें माउस को अगर लेकर के जाओगे तो इधर उधर अगर लेकर के जाना, तो देखो किस टाइप से आता है, RGBA इस टाइप से कुछ आता है। तो ये कलर कोडिंग को क्या हम अपने इस पे लगा सकते हैं, जो भी हमने लिख रखा था, कहाँ पे, कंसोल में। इसको भी मत देखना, ठीक है। यहाँ पे कंसोल में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं, और जहाँ पे मैंने ये येलो लिख रखा था, इसके जगह पे मैं क्या दूंगा, ये वाला दूंगा जो RGBA में मैंने अभी 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 करा ना, ये वैल्यू देता हूँ, देखता हूँ ये वर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है। वर्क कर रहा है, इसका सीधा मतलब क्या है कि हम रैंडम चीज़ें दे सकते हैं। रैंडम चीज़ों का मतलब एक छोटा सा, चलो प्रोजेक्ट इसी में बनाते हैं, एकदम क्विकली बनाएंगे अपन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे मैं क्लिक करूँगा ना, तो एक रैंडम कलर जो है इसके बैकग्राउंड में लगेगा, वो ऐसा कलर जो हमें पता ही नहीं है, ठीक है, पता ही नहीं है। हमारा फॉर्मेट क्या है, 3 वैल्यू देना है, 1 2 3, और वो कितने के अंडर में होना चाहिए। देखो यहाँ कलर पिकर में जाएंगे तो यहाँ सबसे टॉप में जाएंगे तो कितना आ रहा है 255, और सबसे लेस में जाएंगे तो 0, मतलब तीनों वैल्यू जो हैं 0 से 255 के बीच में होनी चाहिए। ये हमें लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जा रहे हैं तो 255, यहाँ पे जा रहे हैं तो 0, यहाँ पे जा रहे हैं तो 0, यहाँ पे जा रहे हैं तो 255 पहले वाले में, है ना। मैक्सिमम कितना जा रहा है तीनों में, 255 तक जा रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट में रैंडम का यूज़ करना है, रैंडम का यूज़ करना है मेथड के लिए, बिटवीन 1 to 10 मान लो, ठीक है। बिटवीन 1 to 10 काम कुछ ऐसे होता है, ठीक है। कोई चीज़ अगर आप नहीं हो रहा है ना, तो काम कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि जो भी चाहिए उसको गूगल से पूछो, ठीक है। चीज़ों को समझ के भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ के चीज़ों को कर सकते हो। देखो मैथ रैंडम क्या करता है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन है मैथ रैंडम, ये करता है कि 0 से लेकर के 1 तक का एक्सक्लूसिव वैल्यू आपको देता है, ठीक है। 0 से लेके 1 मतलब कि 0.99 तक देता है। अगर इसी चीज़ को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 10 से, तो वही 0 से 9 तक देगा। 0 से 1 तक अगर दे रहा है तो 0 पॉइंट समथिंग दे रहा होगा, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 0 से लेकर के 9 तक देगा, ठीक है। इसी को 11 से कर दूँ तो 0 से लेकर 10 तक देगा, एक एक्स्ट्रा बढ़ा देगा। इसी को मैं 100 तक करूँ तो 0 से लेकर के 99 तक देगा, 101 में 0 से लेकर 100 तक देगा। मुझे क्या चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अपने को क्या चाहिए होगा, जैसे 100 करा मैंने, इसमें +1 कर दिया, तो ले देकर बात तो वही है कि 1 से लेकर के 100 तक आएगा मेरा। मुझे क्या करना है कि मुझे 1 से लेकर के 255 तक लेकर के जाना है। तो क्या अगर मैं इसको ट्राई करूं, है ना, पहले तो ट्राई करते हैं उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर मैं 100 के जगह पे, जैसे कि ये देखो 46 दे रहा है, अगेन रन करता हूँ 75 दे रहा है, ठीक है, 89, मतलब कि ये मेरे को 100 के अंदर दे रहा है, मुझे चाहिए 255 तक का। तो 254 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, 254 लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो 1 प्लस करेगा तो देखो यहाँ पे अब आ रहा है, ठीक है। 1 से लेकर के 255 के अंदर में मुझे वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है, ये लाइन जो है, ये मेरा रैंडम नंबर जनरेट करके मेरे को देगा। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। रैंडम नंबर जनरेट करना है तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा रैंडम नंबर से, ठीक है। रैंडम नंबर, ये हैबिट रखना, कभी वेरिएबल वगैरह बनाते हो ना तो रैंडम नंबर को इस तरीके से आपको दिखाना है, ठीक है। आगे का प्रोसेस क्या होना चाहिए, रैंडम नंबर में हम ने अपना डाल दिया, ये क्या करेगा 0 से लेकर के 255 तक रैंडम नंबर देगा। अब ऐसा रैंडम नंबर हमें 3 चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि 3 जगह पे हमें वैल्यूज़ देनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इसमें रैंडम नंबर 1 लिख देंगे, ठीक है, इसमें रैंडम नंबर 2 लिख देंगे, इसमें रैंडम नंबर 3 लिख देंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मेट ही वैसा है। जब जब क्लिक करेंगे उस टाइम पे ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, चलो हेडर हमने तो पकड़ लिया है ना, और हमें रैंडम नंबर भी मिल गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है बेसिकली कि रैंडम नंबर जो भी होगा उसको RGBA के फॉर्मेट में हमें ले करके आना है। RGBA का फॉर्मेट मतलब कौन सा फॉर्मेट था, कहाँ गया,
ये देखो ये वाला फॉर्मेट में लेकर के आना है, मतलब एक स्ट्रिंग हमें ऐसा बनाना है जो कुछ ऐसा दिखे, जो कुछ ऐसा दिखे। तो अब हमें क्या करना है, स्ट्रिंग में काम करना है, राइट। तो अब देखो क्या करेंगे, अब इसके स्ट्रिंग में एक बार जाएंगे, ठीक है, स्ट्रिंग मेथड, या फिर स्ट्रिंग में सीधे सीधे चलते हैं। स्ट्रिंग में कोई भी नाम को अगर डालना है तो कैसे डाल सकते हैं, जो कि हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। लेकिन कॉन्कैट करना है तो क्या कर सकते हैं, कॉन्कैट करना है तो क्या कर सकते हैं। कॉन्कैट के लिए सिंपल सा है, डॉट कॉन्कैट भी आता है एक बारी, है ना, एक कॉन्कैट का फंक्शन भी आता है बेसिकली, नॉट डॉट कॉन्कैट, लेकिन कॉन्कैट का फंक्शन आ जाता है। इस पर एक बार हम देखते हैं कि भाई अगर टेक्स्ट को हमें कॉन्कैटिनेशन कराना है तो क्या किया जा सकता है, ठीक है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी आपको। चलो कॉन्कैट स्ट्रिंग मेथड देखते हैं। ये देखो कई सारी चीज़ें होती है, जैसे स्ट्रिंग का लेंथ अगर आपको जानना है, स्लाइस देखना है, सब स्ट्रिंग करना है, सब स्ट्रिंग, तो चीज़ें आपको मिल जाएगी आराम से। कॉन्कैट, इसी का मैं बात कर रहा था कि कॉन्कैट कराना है तो कैसे आप कॉन्कैट करा सकते हो, लेकिन अलग अलग मेथड्स होते हैं इसके, है ना, कि और भी अलग अलग मेथड्स होते हैं कि अगर आपको कॉन्कैट कराना है तो क्या कर सकते हो। लाइक मैं बोलूँगा कि ऐड टू स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट, क्योंकि फंक्शंस तो होते हैं मान रहा हूँ मैं, है ना, लेकिन और भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम करा सकते हैं। लाइक जहाँ तक मुझे पता है कि डॉट या फिर प्लस भी यूज़ हो जाता है कई बारी। एक बार कॉन्कैट करने के लिए प्लस का यूज़ करें क्या, चलो एक बार ट्राई करते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई, ठीक है। हेलो डॉट वेलकम, आएगा क्या, नहीं आएगा। कॉन्कैट का हमें यूज़ करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो हम कॉन्कैट का यूज़ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, ऐड करना है हमें, देखो दो नहीं ऐड करना है, ठीक है। जेएस में हमें ऐड या फिर कॉन्कैट मोर देन 2 स्ट्रिंग, ठीक है, मोर देन 2 स्ट्रिंग हमें करने हैं, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी है, ऐसा बात नहीं है। इसके लिए अगर हम थोड़ा सा देखेंगे, मुझे जहाँ तक याद है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि प्लस का यूज़, हाँ प्लस का यूज़ होता है, ठीक है। एक बार करके देखते हैं अपन, इसी में लिख करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं प्लस लिख लूँ, देखो हो रहा है ये, ठीक है, ये हो रहा है। मुझे था थोड़ा सा रिमाइंडर कि कॉन्कैट का यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फंक्शन बार बार लिखना थोड़ा सा ना हेक्टिक हो जाता है चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि वेर कलर, CLR कलर, है ना, कलर क्या होगा, RGB, क्या फॉर्मेट था उसका एक बार देखें क्या, RGB था, उसके बाद ब्रैकेट ओपन था, ठीक है। मैं बोलूँगा RGB ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब इसके अंदर 3 वैल्यूज जाने वाली है कॉमा पढ़ के। तो पहला वैल्यू, तो इसके अंदर में मुझे एक स्ट्रिंग देना है, ठीक है। तो स्ट्रिंग के पहले प्लस, स्ट्रिंग के बाद प्लस, फिर यहाँ पे भी वही होगा, स्ट्रिंग देना है, स्ट्रिंग के पहले प्लस इसके बाद प्लस, यहाँ पे भी वही होगा, एक स्ट्रिंग देना है, इसके पहले प्लस इसके बाद प्लस। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये जो ब्रैकेट और RGB लगा हुआ वो भी तो स्ट्रिंग ही है, तो उसको भी तो स्ट्रिंग में लूँगा मैं, ठीक है, समझना इस चीज़ को। ये जो RGB है और ब्रैकेट ओपन है, RGB ब्रैकेट क्लोज, इसको मैंने तोड़ा है बेसिकली, ठीक है। कैसे तोड़ा है वो देखो, RGB था सॉरी, है ना, इसके अंदर 3 वैल्यूज़ थी, 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इस टाइप से कुछ वैल्यू। तो मुझे क्या करना है कि जितने भी चीज़ हैं सबको स्ट्रिंग में तोड़ना है ना, और इन 3 वैल्यूज़ को सिर्फ मुझे क्या करना है कि अलग करना है। तो मैंने पहले इसको स्ट्रिंग करा, स्पेस देते हैं, देखो स्पेस दे करके बता रहा हूँ, फिर इसको भी स्ट्रिंग करा, स्पेस दे के बता रहा हूँ मैं, इसको भी स्ट्रिंग करा, स्पेस दे रहा हूँ मैंने कुछ नहीं करा, स्ट्रिंग कर रहा हूँ मैं सबको, ठीक है। इसमें भी स्पेस करा, इसको भी मैं क्या करूँगा, इस थर्ड वैल्यू को भी मैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखूँगा, ठीक है, और इसको भी मैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखूँगा, किसको, ये क्लोजिंग ब्रैकेट को। कहीं पर तो कुछ गलती हो गया है मेरे से, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस कॉमा को भी मुझे स्ट्रिंग में डालना था, ठीक है, स्ट्रिंग में डालना था। तो इसको मैंने अलग अलग तोड़ लिया है, RGB और इसका ओपनिंग ब्रैकेट और इसका क्लोजिंग ब्रैकेट को अलग रख लिया, नंबर अलग रख लिया, तीनों नंबर्स को, और कॉमास को भी अलग रख लिए। अब मुझे क्या करना है, रैंडम 1 को पहले नंबर पे प्लेस करना है, मतलब पहले यहाँ पे प्लेस करना है। लेकिन अभी जिसको तोड़ा है उसको मैं प्लस करूँगा सबसे पहले, क्यों, क्योंकि हर एक स्ट्रिंग जो है एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। सबको मैं प्लस कर रहा हूँ, देखो, ठीक है, सबको प्लस करना है, ठीक है। अब देखो, इसको मुझे स्ट्रिंग तो नहीं छोड़ना, तीनों को स्ट्रिंग ना छोड़ करके मैं क्या करूँगा, इसको वेरिएबल में करूँगा।
तो इसकी जगह पे मैं पहला वेरिएबल रख देता हूँ, दूसरे के जगह पे दूसरा वेरिएबल रखूँगा, random 2 रखूँगा, ठीक है। और तीसरे के जगह पे, चलो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ सो दैट कि अच्छे से दिखे, तीसरे के जगह पे मैं random 3 रख दूँगा। ये अपना बन के तैयार। अभी पहले तो टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करेंगे? console.log में हम पहले टेस्ट करेंगे कि ये जो CLR है, जो कलर हमने अभी बनाया है रैंडम कलर मतलब नंबर से लेकर के, वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म पे, और जो रैंडम नंबर है वो बार बार चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, है ना। तो CLR को हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, क्लिक पे काम करेगा, सॉरी, क्लिक करा, RGB 229। अब दोबारा देखो सेम फॉर्मेट में आ रहा है लेकिन नंबर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। होपफुली दिख रहा होगा सबको को, है ना। नंबर ये क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, मतलब कि हमारा फॉर्मेट तो भैया रेडी है। अब अपने को खाली इम्प्लीमेंटेशन देने हैं। कैसे इम्प्लीमेंटेशन देंगे? कलर अपना बन गया है, ठीक है। हर क्लिक पे कलर उसके चेंज होने चाहिए। किसके कलर? हेडर का कलर। तो हेडर को तो हमने पकड़ रखा था, यहाँ पे देखो एलिमेंट को पकड़ रखा था। तो मैं क्या बोलूँगा कि जो भी हमने एलिमेंट पकड़ रखा है विच इज़ ए, तो उसके स्टाइल में जो कलर है उसको क्या करो, इस CLR से कन्वर्ट कर दो। मतलब CLR का जो भी वैल्यू आएगा हर एक क्लिक पे उसके कलर में लगना चाहिए। किसके कलर पे? ए के कलर पे, जो कि हमारा एलिमेंट ही है, ठीक है। एक बार इसको करके देखते हैं वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। आई थिंक इट विल वर्क, ठीक है। क्या आया? ब्लूइश टाइप का आ गया। अगेन रेड, अगेन देख रहे हो अलग अलग कलर आ रहे हैं। मतलब कि मेरे को भी नहीं पता, मैंने भी रैंडम बना दिया, ठीक है। तो ये अलग अलग ही कलर आएंगे। अगर मैं इसका बैकग्राउंड में अगर देना चाहता हूँ इसी को, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा? सिर्फ यहाँ पर बैकग्राउंड और कलर का C कैपिटल, बस, ठीक है। इससे क्या होगा कि जहाँ अब कलर में लग रहा था इसके बैकग्राउंड में लगना चालू हो जाएगा। क्लिक करा, बैकग्राउंड में लगा, देख रहे हो। मतलब कि इतने कलर्स हैं कि मुझे खुद को पता नहीं है। तो ये काइंड ऑफ छोटा सा प्रोजेक्ट आप बना सकते हो कि यार हाँ, अगर आपका वेबसाइट को ना कभी कभी ऐसा होता है ना, कि क्लिक करने पे वेबसाइट को डार्क मोड में करना है, क्लिक करने पे वेबसाइट को ब्राइट मोड में करना है, तो वो भी आप कर सकते हो आराम से, ठीक है, एकदम आराम से कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पहले क्लीन करता हूँ, ये ना एक्चुअल में सही आ रहा है, सही आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको प्रूफ करने का कैसा तरीका है। इसको मैं क्लिक करता हूँ एक बार, उसका वैल्यू जो आएगा उसको हम टेस्ट करेंगे। ये थोड़ा सा क्रिम्सन कलर में है, ठीक है। 250 1775 कलर पिकर यूज़ करते हैं, कलर सेलेक्टर हेक्स कलर, इस टाइप से कुछ देखते हैं, ऑनलाइन आ जाता है ऐसा, है ना। नंबर क्या था हमारा? नंबर था 250 1775। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, चलो कॉपी होगा, नहीं होगा। 250 1775 250 1775 यही था कलर। 250 1775 देखो ये क्रिम्सन कलर, यही कलर है क्या? जैसे मैंने इसको एंटर करा यहाँ पे ना, तो ये कलर मेरे को दे दिया। क्या ये सेम कलर है इसके? हाँ बिल्कुल सेम कलर है, ठीक है। देखो सेम कलर है दोनों, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम डॉम फंक्शन का यूज़ करते हैं चीज़ों को पकड़ने और उसको चेंजेस कराने में। अब इसके अंदर और खोदना वो आपका काम होगा कि इसको और खोद करके इसमें कैसे क्या ऐसे चीज़ें हम निकाल सकते हैं जिसके थ्रू हम और अलग अलग इनोवेशन चीज़ें कर सकते हैं। जैसे इमेज भी इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। इमेज वगैरह भी आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? जिस प्लेस पे आपने स्टाइल पकड़ा है ना, इस प्लेस पे आप इसके एट्रीब्यूट्स भी पकड़ सकते हो। मतलब H1 के एट्रीब्यूट, ये ID है ना, इसको भी पकड़ सकते हो आप, ठीक है। कैसे पकड़ सकते हो? देखो यहाँ पे ना, यहाँ सारा चीज़ दिया हुआ है यार, लिटरली बताऊँ तो सारा चीज़ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो जैसे टर्न ऑन लाइट, टर्न ऑफ लाइट, टर्न ऑन लाइट, टर्न ऑफ लाइट। तो इसमें बेसिकली किया है क्या है पता है? इसमें एट्रीब्यूट पकड़ा है। देखो एट्रीब्यूट कैसे पकड़ा है, देखो अब आप अगर देखोगे ना तो समझ में आएगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID माई फंक्शन माई इमेज डॉट SRC। जैसे डॉट स्टाइल को हमने देखा था वैसे ही डॉट SRC पकड़ लिया है इसने, खत्म मामला। और SRC का जो पाथ था वो चेंज कर दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या हो रहा है, जो भी एलिमेंट मैंने पकड़ा है उसमें स्टाइल लिखा है। स्टाइल का मतलब क्या होता है? क्या इसमें एट्रीब्यूट नहीं होता? स्टाइल लिख करके एट्रीब्यूट होता है ना। तो स्टाइल लिख करके जब एट्रीब्यूट होता है तो एट्रीब्यूट तो ये ID भी है। मैं तो ID भी चेंज कर दूँ,
कैसे चेंज कर दूँ, सीधे सीधे लिखूँ मैं, क्या बोलूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, है ना, इसी आईडी को लेकर के इसी का आईडी चेंज कर दूंगा, देखना हेडर, ठीक है, आईडी क्या था, हेडर था, डॉट आईडी, इसका आईडी को ही अगर मैं चेंज करने पे तुल जाऊँ, मैं बोलूँ कि मनीष, ये नाम दे दो आईडी का, एंटर मारूँ तो ये मनीष हो गया। मतलब अब पता है क्या, एलिमेंट में अगर आप जाओगे ना तो यहाँ देखो आईडी जो है यहाँ पे मेरा नाम दिखेगा, या फिर इसके कंट्रोल यू करके इसका कोड भी निकाल के देखोगे तो भी यहाँ पे आईडी में मेरा नाम दिखे। अच्छा यहाँ पे आईडी में नहीं दिख सकता क्योंकि कोड वहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, ये कंसोल में चेंज हुआ है, ठीक है। एक क्लिक करूँगा तो इसका आईडी में नहीं चेंज हो जाएगा, जितना आपने इम्प्लीमेंटेशन मारा है सब खत्म, ठीक। तो इसका एट्रीब्यूट को ही आप पकड़ रहे हो बेसिकली, देखा जाए तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में एकदम बोला था ना कि आप एट्रीब्यूट को पकड़ सकते हो, ये स्टाइल है ना, डॉट स्टाइल, दिस इज योर एट्रीब्यूट ओनली। इसमें अगर आपको क्लास ऐड करना तो क्लास भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डॉट क्लास लिख करके इक्वल टू लिख करके कोई क्लास नेम दे दोगे, वो क्लास नेम ऐड हो जाएगा। वैसे ही डॉट स्टाइल लिख करके डॉट बैकग्राउंड लिखा मैंने और इसमें CLR दे दिया तो इसका स्टाइल चेंज हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट में गाइज इतना ही आज के लिए। अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है यू कैन लाइक कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कुछ भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो भी होगा हमारे PHP के ऊपर में बैकएंड से रिलेटेड, ठीक है, ये तो सेपरेट वीडियो था, तो वो हमारे लाइव क्लासेस में होंगी। और किसी को भी अगर हमारे लाइव क्लासेस ज्वाइन होने या फिर मेरे साथ में पर्सनली लाइक यू नो कोलैब होना है, देन आप जा सकते हो manishwebtech.com पे और वहाँ से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप, जिससे कि आप डायरेक्टली मेरे साथ में कनेक्टेड होगे, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। तो आप लोगों को होपफुली समझ में आया होगा कि क्या ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, कैसे हम डोम फंक्शन यूज़ करते हैं, कैसे थोड़े से बेसिक्स वगैरह देखते हैं, है ना, इफ एल्स वगैरह इसमें भी यूज़ होती हैं, एकदम कॉमन चीज़ें हैं, है ना, रैंडम वगैरह कैसे हमने निकाला, वर्क बेसिकली कैसे करना है, एक लॉजिक अगर इंप्लीमेंट करना है तो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, और क्या क्या इसमें अलग अलग चीज़ें अपने दिमाग से, इनोवेशन से आप कर सकते हो काइंड ऑफ, ठीक है। ओके तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो यूट्यूब के लिए हैं, और ऑब्वियसली जो लाइव क्लासेस करते हैं उनके लिए आज ही ऑब्वियसली आज वीडियो अपलोड हो रहा है, और आज एक और क्लासेस आपकी हैं तो आपसे मिलते हैं उस क्लासेस में। सो टिल देन बाय बाय गाइज एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन।